नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे चैनल में एनएमडीसी एग्ज़ाम 2025 का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराया जा रहा है। साथ ही साथ जो बच्चे पीएससी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल से आप जिला परिदर्शन में दंतेवाड़ा जिला, बस्तर जिला, सुकमा जिला के बारे में पढ़ सकते हैं। मैंने डिटेल में समझाया है। अभी आने वाले आगामी परीक्षा आबकारी आरक्षक में भी आपके जो सिलेबस है उसमें ये काम आएगा, और मैं आबकारी आरक्षक का जो सिलेबस है उसको भी कंप्लीट करूंगा, कुछ समय में स्टार्ट करने वाले हैं हमारे चैनल में। तो आज का जो स्पेशल टॉपिक है ये है खासकर जो भी बच्चे एनएमडीसी या व्यापम या पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लोकल जीके एमसीक्यू क्वेश्चन, जिलों पर आधारित और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो मैराथन क्लास है आज का, जो कि 200 प्लस क्वेश्चंस को हम टारगेट करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी बच्चे हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमारे ईमेल आईडी पे हम मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। याद रखें, हमारे चैनल पर कोई भी पेड कोर्सेस नहीं है। कृपया कहीं से भी पेड कोर्सेस ना लीजिए। आपको यहाँ पर निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, बारसूर में स्थित त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा की ऊंचाई लगभग कितनी है? आपसे पूछा जा रहा है हाइट ऑफ त्रिमुखी सूर्य आइडल लोकेटेड इन बारसूर। तो सूर्य प्रतिमा की जो त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा कहाँ पर है? बारसूर में, दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत, और इसकी जो ऊंचाई है 3 फीट। इसकी खास बात यह है कि जो भी नव दंपति होते हैं, नव दंपति खासकर इस सूर्य प्रतिमा की पूजा करने के बाद ही अपने घर में प्रवेश करते हैं, अपने गृह में प्रवेश करते हैं, जो भी नव दंपति। ठीक है। अगला क्वेश्चन, त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा किस जिले में स्थित है? यह दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, दंतेवाड़ा जिले के बारसूर त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा को ग्रामीण किस नाम से जानते हैं? तो ग्रामीण जो कि तमानगुड़ी के नाम से जानते हैं यहाँ के ग्रामीण। किसको? त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा जो कि बारसूर शहर के अंतर्गत, आपको हमारा ध्यान रखना है, ग्रामीण इसको क्या नाम से जानते हैं? इस सूर्य प्रतिमा को तमानगुड़ी के नाम से जानते हैं। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, दंतेवाड़ा जिले के बारसूर त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा किस प्रकार के रथ पर सवार दिखाई दी गई है? तो यह जो कि 7 घोड़ों पर सवार यह सूर्य की प्रतिमा है, जो कि त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा। जिस किसी को भी अगर इसके बारे में पढ़ना है, हमारे चैनल में आप करंट अफेयर्स में जाएंगे तो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है मैंने इसको अपडेट कराया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो 7 घोड़ों पर सवार सूर्य की प्रतिमा कहाँ पर? बारसूर शहर और दंतेवाड़ा जिला। स्थानीय लोग इसे क्या कहते हैं? तमानगुड़ी कहते हैं। तमानगुड़ी स्थानीय ग्रामीण लोगों के द्वारा इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल है 200 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अगर मैं बात करूं सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि कोरिया जिले के अंतर्गत आता है, सोहना तहसील के अंतर्गत, कोरिया जिले में कौन सा है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, 1440 वर्ग किलोमीटर के आसपास। कांगेर घाटी के राष्ट्रीय उद्यान का उद्घाटन कब हुआ था? 1982 में, और जो गुरु घासीदास 1981 में, और कांगेर घाटी 1982। 1982 में 2 राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं। एक इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो कि बीजापुर जिले के अंतर्गत आता है। तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, कांगेर घाटी को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 22 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। अगला क्वेश्चन, धुड़मारास को किस कार्यक्रम के अंतर्गत चुना गया है? देखिए, धुड़मारास की बात करें, कुल 60 देशों में से बेस्ट 20 विलेज में से यह एक विलेज है धुड़मारास, जो कि पर्यटकों के लिए, सांस्कृतिक धरोहर के लिए काफ़ी फेमस है। और हाल ही न्यूज़ में बहुत ही चर्चित रहा यह स्थल धुड़मारास, क्योंकि इसे बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेडेशन प्रोग्राम के तहत इसे चुना गया है। और ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस जो गांव का जो नाम, गांव को चयनित किया गया है बेस्ट टूरिज्म के लिए। ठीक है। धुड़मा रास। नियद नीलानार योजना का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ, जो नियद नीलानार का अर्थ होता है, जो दंडामी माड़िया, जो दंडामी बोली है दंतेवाड़ा क्षेत्र के लोग, तो नियद नीलानार यह थोड़ा गोंडी भाषा में है। तो इसका जो हिंदी अर्थ होता है, हिंदी अनुवाद पूछे तो आपका अच्छा गांव होगा। मैं आपको बता चुका हूं करंट अफेयर्स में,
जिस किसी को भी डाउट है हमारे सेशन से जाके आप पढ़ सकते हैं, आपको क्लियर सब चीज़ बताया गया है। अगला क्वेश्चन, नियत निलनार योजना किस भाषा के शब्द हैं? ये दंडामी बोली भाषा के शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, एनएमडीसी स्टील लिमिटेड फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? बात कर रहे हैं एनएमडीसी स्टील लिमिटेड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत। वेयर इज द एनएमडीसी स्टील प्लांट लोकेटेड? तो स्टील प्लांट कहाँ पर है? नगरनार में। व्हाट इज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एनएमडीसी स्टील प्लांट? बात कर रहे हैं एनएमडीसी स्टील प्लांट की उत्पादन क्षमता की, तो मैं आपको अपने सेक्शन में बता चुका हूं, जो कि मैंने एनएमडीसी का स्पेशल क्लास पार्ट 101 में लेके आया है, जो एनएमडीसी का स्पेशल क्लास चल रहा है। तो उसमें मैंने क्लियर स्टील प्लांट के बारे में पढ़ा है, जो इसकी उत्पादन क्षमता है 3.0 मिलियंस टन पर, जो कि मिलियंस टन पर एनम, ठीक है। तो याद रखेंगे मिलियन टन पर एनम। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एनएमडीसी से संबंधित है इसलिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द एनएमडीसी स्टील प्लांट? बात कर रहे हैं एनएमडीसी स्टील प्लांट की अनुमानित लागत क्या है? अनुमानित लागत है 24,000 करोड़ में एनएमडीसी का नगरनार प्लांट बना है, जो कि बस्तर जिले के अंतर्गत आता है, और बस्तर जिले का जिला मुख्यालय क्या है? जगदलपुर। एनएमडीसी स्टील लिमिटेड प्लांट द्वारा उत्पादित एचआर रोल की चौड़ाई, मैं आपको अपने सेशन पे बता चुका हूँ एचआर रोल्स क्या होते हैं, ठीक है। एचआर रोल्स यानी हॉट रोल्ड, ठीक है, जो कि हॉट रोल्ड कॉइल्स होते हैं। यहाँ पे जो कॉइल भी आएगा आपका हॉट रोल्ड कॉइल, तो हॉट रोल्ड कॉइल्ड जो कि स्टील के में उपयोग होता है, इसका ही उत्पादन होता है। इसकी जो क्या पूछा है आपसे, चौड़ाई पूछा है, जो कि चौड़ाई है 1650 आपको याद रखना है। एनएमडीसी स्टील प्लांट के बारे में मैंने क्लियर अपने वीडियो और फोटो के साथ आपको दिखाया है, वहाँ पर जो प्रोडक्शन किया जाता है। इसको खासकर गर्म, जो कि गर्म टेम्परेचर पे इसको बहुत बड़े पैमाने में इसको हीट किया जाता है, ठीक है। स्टील उत्पादन में जो इसकी जो चौड़ाई है 1650 अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ स्टील इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द एनएमडीसी प्लांट? निम्न में से कौन सा स्टील एनएमडीसी प्लांट में उत्पादित नहीं होता है? जो कि स्टेनलेस स्टील उत्पादित नहीं होता है। आपको याद रखना है, नहीं वाले शब्द को सर्कल करें, और यहाँ पे पूछा है एनएमडीसी स्टील प्लांट इसमें से कौन सा उत्पादित नहीं करता है। देखिए एनएमडीसी जो है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन कर लेते हैं, ये एनएमडीसी हाई, जो कि हाई स्ट्रेंथ, ठीक है, हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय स्टील का उपयोग उत्पादन करता है, एपीआई ग्रेड स्टील का उत्पादन करता है, और ड्यूल फेज स्टील का उत्पादन करता है, लेकिन स्टेनलेस स्टील का उत्पादन नहीं करता है एनएमडीसी स्टील प्लांट। तो यहाँ पे आपको नहीं वाला टिक करना था, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? स्टेनलेस स्टील। और ये तीनों उत्पादन किया जाता है एनएमडीसी स्टील प्लांट के द्वारा। ये सब टाइप्स हैं, जिसमें लो कार्बन की बात की बताई थी मैंने अपने क्लास में कि लो कार्बन कंटेंट होता है, इसको ईजिली मोल्ड किया जा सकता है। ड्यूल फेज में दोनों तरफ लचीला भी होता है, और एक तरफ जो कि उसका जो एक साइड लचीला भी होता है, एक साइड हार्ड भी होता है, तो इसे कहा जाता है ड्यूल फेज स्टील, ठीक है। तो ये कुछ मैंने टाइप्स और प्रकार हमारे सेशन पे बताए हैं, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मेरिया विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? मानव बलि प्रथा पर रोक था मेरिया विद्रोह का, और इसके जो मेन नेतृत्वकर्ता कौन थे, जिसका नाम सुनने को मिलता है हमें हिडमा मांझी। हिडमा मांझी इस जो कि मेरिया विद्रोह के हिडमा मांझी मेरिया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता ये थे। खासकर ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जो कि जनजातीय और आदिवासी संस्कृति के बीच में संस्कृतियों पर हस्तक्षेप उनका बहुत बढ़ रहा था। इस बढ़ते हस्तक्षेप को देखकर जो आदिवासियों में एक मतलब जागरूक है, और वे जागरूक हुए, और अंग्रेजों के खिलाफ वे क्या किए? विद्रोह कर दिए। और इसका नेतृत्व किसने किया था? हिडमा मांझी के द्वारा इसका नेतृत्व था। खासकर जो दंतेश्वरी माता पर मानव बलि प्रथा का एक प्रचलन था आदिवासियों के द्वारा, इस प्रथा को रोकने पर, और साथ साथ इस प्रथा के जो संस्कृति हस्तक्षेप ब्रिटिश द्वारा किया जा रहा था, उसी के विरोध में मेरिया विद्रोह का आंदोलन चालू हुआ। अगला बात करते हैं, मेरिया विद्रोह का नेतृत्वकर्ता किसने किया था? याद रखें, हिडमा मांझी ने। अगला क्वेश्चन, मेरिया विद्रोह किस मंदिर से संबंधित है? दंतेश्वरी मंदिर से संबंधित है। मेरिया विद्रोह किस मंदिर से संबंधित है? दंतेश्वरी मंदिर से संबंधित है। दंतेश्वरी का प्राचीन नाम क्या है? मणिकेश्वर, ठीक है, मंदिर। आदिवासियों ने मेरिया प्रथा पर प्रतिबंध को किस रूप में लिया? सांस्कृतिक हस्तक्षेप के रूप में लिया, ठीक है। हाउ डिड ट्राइबल्स परसीव द बैन ऑन मेरिया प्रैक्टिस? ठीक है, सांस्कृतिक हस्तक्षेप।
सुकमा जिला किस वर्ष गठित किया गया? आप सबको मैं बता चुका हूँ, सुकमा जिला बना है 2012 में। इसका विशेषकर आप ध्यान रखेंगे। और सुकमा जिला के साथ 2012 में कोंडागांव जिला, जो कि बस्तर संभाग के अंतर्गत, उसे भी जिला बनाया गया और बस्तर से अलग होकर बना है कोंडागांव। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? बात कर रहे हैं विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन छत्तीसगढ़, तो इसका आंसर है सुकमा। सुकमा जिले का साक्षरता दर कितना है आपसे अगर पूछे तो 34.81% इसका साक्षरता दर है, सुकमा जिले का साक्षरता दर। सुकमा जिला कितने राज्यों की सीमा से जुड़ा हुआ है? देखिए यहाँ बात कर रहे हैं ना कि जिला, यहाँ पे बात कर रहे हैं राज्य, राज्यों की, तो राज्यों वाली चीज़ को आप सेलेक्ट करें तो 3 राज्यों, कौन कौन सा? आपका उड़ीसा, आंध्रा और तेलंगाना, 3 राज्यों को टच करता है सुकमा जिला। सुकमा का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? कोंटा। सुकमा का विधानसभा क्षेत्र है कोंटा। अगला, सुकमा जिले, जो सुकमा जिले की प्रमुख जनजाति बोली या फिर जनजाति कौन सी है? दोरला जनजाति, जो कि दोरली बोली बोलती है। ठीक है, याद रखेंगे, ये डोरला नहीं होगा, इसको आपको याद रखना है दोरला जनजाति, दोरला। यहाँ पे देखने को मिलता है डोरला या फिर दोरला। अगर आपको द में भी लिखे तो याद रखना है, तो दोरला या डोरला एक ही चीज़ है। तो सुकमा जिले की प्रमुख जनजाति दोरला जनजाति है। सुकमा जिले के अंतर्गत कितने तहसील हैं? कुल 7 तहसील हैं सुकमा जिले के अंतर्गत। ठीक है। शबरी नदी का एक अन्य नाम क्या है? कुलाब नदी। गुप्तेश्वर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है अगर आपसे पूछे तो खासकर ये शबरी नदी। मैंने मैप में क्लियर बताया आपको कि गुप्तेश्वर जलप्रपात, एक आपको मैं एग्जाम्पल के साथ, कि एक व्यक्ति है जो कि झीरम घाटी से होते हुए अबरक बीनता है, अबरक बीनने के बाद काफ़ी थकने के बाद वो पानी की जगह छींद पीता है, छींदगढ़ में घूमते हुए पहुंचता है जिला मुख्यालय सुकमा। ठीक है, अब सुकमा पहुंचने से पहले उसकी माता से मुलाकात होती है। माता बहुत ही नाराज़ हो जाती है। कौन? छिटमटीन माता। साथ ही साथ उन तंगा के बन गया तोंगपाल, उनकी दादी भी डांटती है, दादी से बना गादीरास। उसी तरह जब वह सुकमा जिले से आगे की ओर बढ़ता है तो मैंने आपको अपने सेशन में एक कहानी के माध्यम से बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि शबरी नदी पर स्थित गुप्तेश्वर जलप्रपात में वह स्नान करता है। तो ऐसे कहानी से कोरिलेट करके मैंने आपको बताया था। जिस किसी ने भी मेरा सुकमा जिला वाला सेशन नहीं सुना है, कृपया वहाँ जाके आप 2 लेक्चर को देखिए, सुकमा जिला आपका बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। गुल्लापल्ली की पहाड़ी कहाँ स्थित है? जो कि खासकर कोंटा तहसील के अंतर्गत यह गुल्लापल्ली की पहाड़ी है। अगर मैं बात करूं कोंटा तहसील की, कोंटा जो कि शबरी और सिलेरू नदी के संगम पर है कोंटा तहसील, और छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम तहसील है कोंटा तहसील। ठीक है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ विधानसभा क्षेत्र एसटी जो कि कोंटा के अंतर्गत है। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला साइंस पार्क कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ राज्य का पहला साइंस पार्क जो कि सुकमा के अंतर्गत आता है, और दूसरा सेकंड आता है आपका रायपुर में। ठीक है, अटल नगर रायपुर में दूसरा साइंस पार्क। सबसे पहला कहाँ पर है साइंस पार्क? छत्तीसगढ़ का पहला साइंस पार्क सुकमा, दूसरा है रायपुर। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, सुकमा जिले में स्थित मंदिर का नाम क्या है जो रामायण कालीन समय से जुड़ा है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत चीज़ें घुमा के पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो रामायण कालीन स्थल कौन सा है? चिटमिटीन माता मंदिर, जहाँ पर श्री राम ने भूदेवी की पूजा की थी। ये वही रामाराम वाला मंदिर है, चिटमिटीन माता का मंदिर आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ चिटमटीन मेला भी होता है, इन माता के नाम से मेला का आयोजन भी होता है, हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है। रामाराम मेला और चिटमटीन माता मेला के नाम से जाना जाता है। अगला, बस्तर अंचल की संपर्क भाषा क्या है? बस्तर अंचल की संपर्क भाषा है हल्बी। पंडवानी किस महाकाव्य पर आधारित छत्तीसगढ़ी लोक विधा है? याद रखें, यह महाभारत पर आधारित। पंडवानी इज अ फोक फॉर्म ऑफ छत्तीसगढ़ बेस्ड ऑन विच एपिक? तो महाभारत। ओके। अगला क्वेश्चन, पंडवानी में मुख्य नायक कौन होता है? हु इज द मेन हीरो इन पंडवानी? पंडवानी में जो मुख्य नायक कौन होते हैं? भीम। ठीक है, भीम। पंडवानी की प्रस्तुति में गायक कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग स्वयं करता है? देखिए, वाद्य यंत्र का स्वयं करता है तो यहाँ पे तंबूरा, खंजरी और करताल। मैंने जो करंट अफेयर्स, जो बच्चे करंट अफेयर्स नहीं सुना है, हमारे सेशन पे जाके आप सुन सकते हैं। मैंने इमेज के साथ बताया पंडवानी के बारे में, और इनके जो प्रमुख जो तीजन बाई, श्री तीजन बाई के बारे में मैंने क्लियर बताया, क्योंकि उनको पद्म भूषण, विभूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। खासकर पंडवानी गायिका जो कि कापालिक शैली के अंतर्गत हम बात करते हैं, श्री तीजन बाई के बारे में। पंडवानी की प्रस्तुति में रागी कौन
कौन होता है? जो हुंकार भरने वाला उसे कहा जाता है रागी। पंडवानी की प्रस्तुति में रागी भरने वाले को कहा जाता है, जो हुंकार भरता है उसे कहा जाता है रागी। झाड़ूराम देवांगन का संबंध किस लोक कला से है? तो झाड़ूराम देवांगन का संबंध है पंडवानी लोक कला से। पंडवानी में बैठकर प्रस्तुत करने की शैली को क्या कहा जाता है? बात कर रहे हैं पंडवानी में बैठकर प्रस्तुत करने वाली शैली को क्या कहा जाता है? आप अच्छे से याद करें, इसे कहा जाता है बैठकर। हाँ, बैठकर जो कि वेदमती शैली और खड़े होकर जो कि कापालिक शैली के अंतर्गत आता है। पंडवानी की प्रमुख नायिका, याद रखेंगे, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, बैठकर जो है आपका वेदमती शैली होगा आंसर, ठीक है। बैठकर जो कि वेदमती शैली, और जो कापालिक शैली में खासकर खड़े होकर, कापालिक शैली के अंतर्गत तीजन बाई जो इसी के अंतर्गत इनका जो है कापालिक शैली जो शैली है इसी में ही वो परफॉर्म करती हैं श्री तीजन बाई जी, ठीक है। पंडवानी की प्रमुख नायिका कौन मानी जाती है? प्रमुख नायिका की बात कीजिए, जैसे मैं बात करता हूँ नायक अगर पूछे तो आपको याद रखना है नायक में कौन? भीम। अगर आपसे नायिका पूछे तो द्रौपदी, ठीक है। महाभारत से संबंधित यह एपिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला बीजापुर की सीमा से सटा हुआ है? बात कर रहे हैं बीजापुर की सीमा से सटा हुआ कौन सा जिला है? सुकमा। बहुत आसान प्रश्न है। निम्न में से कौन सा जिला दंतेवाड़ा की सीमा को स्पर्श करता है? दंतेवाड़ा की सीमा को स्पर्श करता है। मैंने आपको बहुत बार बताया, अगर आपको ऐसे प्रश्न बहुत कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, आप इस तरफ बना लीजिए, थोड़ा इधर दबाव वाला बना लीजिए, और यहाँ पे ऐसा करके आपको, ठीक है, ये कुछ छत्तीसगढ़ का मैप हम इस तरह बना सकते हैं। और मैंने आपको क्लियर शॉट पहले कट बताया है कि मैप को कैसे ड्रॉ करना है। बहुत ही आसान है मैप को ड्रॉ करना, या आप ऐसे बना लीजिए। मैं इसलिए ये मैप बार बार बताता हूँ क्योंकि अगर आप कहीं भी कंफ्यूज होते हैं तो ये मैप बनाने में मात्र मुझे लगा 3 से 4 सेकंड। आप प्रैक्टिस करिए, आपसे बहुत आसान से बनेगा। और ऊपर वाला जिला कौन सा होता है इसमें खासकर? ये होता है हरा, ग्रीन कलर कर लेते हैं, 1 मिनट, ये हो गया ग्रीन कलर, ये हो गया आपका कांकेर, ठीक है। नहीं दिख रहा है ये तो क्लियर, ये कर लेते हैं कांकेर। ये आपका दंतेवाड़ा बीच में, ये आपका बस्तर, BST लिख लेते हैं बस्तर, ठीक है। ये हो गया आपका बीजापुर, BIJ लिख लेते हैं। ये हो गया आपका सुकमा, ये हो गया आपका नारायणपुर, और ये हो गया आपका कोंडागांव। तो देखिए, अब यहाँ पे पूछा गया है दंतेवाड़ा जिला को सीमा, निम्न में से कौन सा जिला दंतेवाड़ा की सीमा को स्पर्श करता है? जो बीच में हम बात करें यही आपका दंतेवाड़ा बीच में, देखो इसको ग्रीन से पकड़ते हैं, ये जो आपका बीच में है दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा बीजापुर को टच कर रहा है, बस्तर को और सुकमा को, ठीक है। बस्तर को टच कर रहा है, तो आंसर क्या होगा? बस्तर, क्योंकि बाकी जिले को तो टच नहीं कर रहा है। तो आपको ऐसे अलग अलग ट्रेस करना है मैप के माध्यम से। बीजापुर जिला निम्न में से किस जिले की सीमा को छूता है? देखो, बीजापुर जिला खासकर नारायणपुर की जिले की सीमा को टच करता है। नारायणपुर की सीमा किस जिले से नहीं लगती है? किस जिले से नहीं लगती है? दंतेवाड़ा से नहीं लगती है, बाकी तीनों से नारायणपुर जिला लगती है। देखिए यहाँ पे ये नारायणपुर है, नारायणपुर ऊपर कांकेर को टच कर रहा है, इधर कोंडागांव को टच कर रहा है, इधर बीजापुर को टच कर रहा है, और इधर बस्तर को, लेकिन दंतेवाड़ा की सीमा को टच नहीं करता है। तो यही चीज़ आपको समझना है। अगर आप भी आपको मैप समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक ऐसा बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। इधर थोड़ा सा दबा दीजिए, इधर थोड़ा सा उठ के, है ना, और यहाँ से एक आप ऐसा छोटा सा ये मैप, इसमें इतना बनाने में आपको क्या ही तकलीफ है बताइए, ठीक है। आप इसको बना लिए, जैसे ही बन जाता है एक ठोक ऐसा लेके आइए, और बस्तर संभाग से प्रश्न आना ही है, नो डाउट, ठीक है। ये आपका बन गया। तो यहाँ पे पूछा है कौन से जिले के बारे में पूछा है, इसको ध्यान देंगे। नारायणपुर की सीमा पूछा है। अगर ये आपका नारायणपुर है तो नारायणपुर के नीचे कौन सा था? बीजापुर। ये आपका हो गया बस्तर, ये हो गया दंतेवाड़ा, ये हो गया कोंडागांव, ये हो गया कांकेर। क्या दंतेवाड़ा की सीमा टच कर रही है नारायणपुर को? नहीं टच कर रही, क्योंकि यहाँ से रोक दे रहा है बीजापुर और यहाँ से रोक रहा है बस्तर, ठीक है। बीजापुर बस्तर तो रोक दे रहा है, इसलिए दंतेवाड़ा की सीमा नारायणपुर को टच नहीं करती है। नहीं वाली चीज़ों को आपको क्या करना है? सर्कल करना है। कांकेर किस जिले से नहीं सटता है? कांकेर किस जिले से नहीं सटता है? देखिए कांकेर, ये ऊपर में आपका कांकेर, ये नारायणपुर, ये हो गया बस्तर। तो देखिए कांकेर नीचे वाले 3 जिलों को चार जिलों टच करेगा ही नहीं, तो नारायणपुर बस्तर को टच कर रहा है, और नहीं टच कर रहा है, नारायणपुर टच करता है, बस्तर तो दिया नहीं है, कोंडागांव बीजापुर, दंतेवाड़ा को टच नहीं करता है, दंतेवाड़ा को टच नहीं करता है, ठीक है।
नारायणपुर यहाँ पे कोंडागांव को टच कर रहा है, बस्तर को और बीजापुर को, लेकिन दंतेवाड़ा को टच नहीं करता है। ठीक है, कांकेर भी टच नहीं करता दंतेवाड़ा को। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न को थोड़ा सुधारना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सुधारना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, इस मैप को अगर प्रश्न को थोड़ा सुधारना पड़ेगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, मैंने इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है। देखिए ये कुछ हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का मैप हो गया, समझिए। ये हो गया आपका, ये हो गया, ये आपका मैप, ठीक है। ये हो गया कांकेर, ये हो गया आपका नारायणपुर, ये हो गया आपका कोंडागांव KGN, ये हो गया आपका बस्तर, ये हो गया आपका सुकमा, ये हो गया आपका बीजापुर DNT। तो ये एक्चुअल में क्वेश्चन ही गलत है। कांकेर किस जिले से नहीं सटा है, कांकेर किस जिले से नहीं सटा है, नारायणपुर सटा है, कोंडागांव से सटा है और बीजापुर, ये दोनों जिला से नहीं सटा है। ठीक है, एक्चुअल में देखा जाए लॉजिकली तो ये दोनों जिले से सटा नहीं है, तो ऑप्शन ही गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पे आंसर दोनों जिले से सटा नहीं है, ना तो दंतेवाड़ा से सटा है ना तो बीजापुर सटा है। कांकेर ऊपर है, नीचे नारायणपुर रोक रहा है, इधर कोंडागांव रोक रहा है। तो आपको मैप अगर क्लियर है तो आपका लॉजिक सही निकलेगा। पद्मश्री, अगला क्वेश्चन, पद्मश्री 2025 से सम्मानित पंडीराम मंडावी किस जिले से संबंध रखते हैं? पंडीराम मंडावी जो कि आपके नारायणपुर जिले से संबंधित रखते हैं, अबुझमाड़ क्षेत्र। ठीक है, पद्मश्री सम्मानित 2025 पंडीराम मंडावी किस जनजाति से संबंधित है अगर पूछा जाए, जो कि गोंड मुरिया जनजाति से संबंधित है। पंडीराम मंडावी को किस कला के लिए पद्मश्री सम्मानित किया गया है, खासकर कला के क्षेत्र में? दंतेश्वरी देवी मंदिर किस देवी को समर्पित है? दंतेश्वरी देवी मंदिर किस देवी को समर्पित है? महिषासुर मर्दिनी देवी को समर्पित है दंतेश्वरी देवी। अगला क्वेश्चन, मान्यता के अनुसार दंतेवाड़ा में क्या गिरा था जिससे यह शक्तिपीठ बना? तो यहाँ पे दांत गिरा था। हाल ही में चर्चित स्थल तुलार गुफा किस जिले में स्थित है? जो कि तुलार गुफा खासकर आपको याद रखना है, यह बीजापुर जिले में स्थित है और यह विवादित स्थल है क्योंकि दंतेवाड़ा और बीजापुर का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, अबुझमाड़ की पहाड़ी में यह तुलार गुफा है, काफ़ी घने जंगलों के अंदर। तो यह बीजापुर का जो डिस्ट्रिक्ट है उस क्षेत्र के, जो तुमाड़ वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तुलार गुफा। देऊरगांव बैराज किस नदी पर बनाया गया है? यह इंद्रावती नदी पर बनाया गया है। देऊरगांव बैराज किस जिले में स्थित है? जो कि आपका बस्तर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बस्तर के किस स्थान पर दक्षिण का पहला पारंपरिक हीलिंग सेंटर शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया कांकेर घाटी में। देश का पहला वन मंदिर कहाँ स्थित है? बात कर रहे हैं वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट टेम्पल लोकेटेड, जो कि दंतेवाड़ा में। यहाँ जो बच्चे याद रखेंगे, ये जो हीलिंग सेंटर वाला है फर्स्ट ट्रेडिशनल हीलिंग सेंटर है, इसमें जो कि खासकर जो लोकल वैद्यराज या कह सकते हैं जो आदिवासी वैद्यराज ही ट्रीटमेंट करेंगे। जो भी टूरिस्ट आते हैं उनके लिए रुकने के लिए व्यवस्था भी कराई जाएगी इस हीलिंग सेंटर के पास कांकेर घाटी में। ठीक है, मैंने करंट अफेयर्स में आपको इमेज के साथ बताया है। वन मंदिर का कुल क्षेत्रफल कितना है? 18 एकड़ है, जो कि दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। कहाँ पर? ये जो क्षेत्र है दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। वन मंदिर आपको याद रखना है। देश का पहला वन मंदिर का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति का समन्वय, याद रखेंगे। ठीक है, सकल नारायण गुफा किस जिले के अंतर्गत आता है? बीजापुर जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पे 3 मूर्तियाँ श्री कृष्ण, गोपी और नाग, जो शेष नाग की मूर्ति देखने को मिलती है सकल नारायण गुफा में, जो कि बीजापुर जिले के अंतर्गत आता है। कुल 5 दिन को विवाह चलता है यहाँ पर, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सकल नारायण गुफा का वार्षिक मेला कब लगता है आपसे पूछे? चैत्र कृष्ण अमावस्या से 3 दिन पूर्व लगता है। सकल नारायण मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? ये जो कि चिंतावांगू नदी के किनारे स्थित है सकल नारायण मंदिर। अगला क्वेश्चन, दंतेश्वरी मंदिर किस दिशा की ओर मुख है? तो दंतेश्वरी मंदिर पूर्व दिशा की ओर मुख है। दंतेश्वरी मंदिर किस दिशा की ओर पूर्व मुख? दंतेश्वरी मंदिर का मूल निर्माण किस वंश ने कराया था? मूल निर्माण जो कि छिंदक नाग वंश ने करवाया था इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गरुड़ स्तंभ मंदिर किस भाग पर स्थित है? गरुड़ स्तंभ मंदिर
कहाँ पर स्थित है? प्रवेश द्वार में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन, शिलालेखों के अनुसार दंतेश्वरी देवी का पूर्व नाम क्या है? आपसे पूछे तो मणिकेश्वरी। दंतेश्वरी मंदिर किस दो नदियों के संगम पर है? शंखनी और डंकिनी के संगम पर। मंदिर में स्थित शिलालेख किसने लिखा था? पंडित भगवान मिश्र ने शिलालेख लिखा था। दंतेश्वरी मंदिर में स्थित शिलालेख किस भाषा में है? छत्तीसगढ़ी भाषा में है। दंतेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार किस शासक ने करवाया था? अन्नम देव ने करवाया था। दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ? 12वीं शताब्दी में हुआ। इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? कालाहांडी, ओडिशा। इंद्रावती नदी बस्तर में किस जिले से प्रवेश करती है? अगर आपसे पूछे तो याद रखना, बस्तर जिले से इंद्रावती का नदी का प्रवेश होता है। इंद्रावती नदी पर स्थित प्रमुख जलप्रपात कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात। इंद्रावती नदी की कुल लंबाई कितनी है? 264 किलोमीटर। ढोलकल गणेश प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? ढोलकल गणेश प्रतिमा का निर्माण छिंदक नागवंश शासक ने करवाया था। याद रखें, इसका कोई स्पेसिफिक डेट नहीं मिलता है, बस हमें यह पता चलता है छिंदक नागवंशी शासकों के दौरान ढोलकल गणेश प्रतिमा का निर्माण करवाया गया था। ढोलकल गणेश प्रतिमा किस जिले में स्थित है? दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। ढोलकल गणेश प्रतिमा किस पर्वत पर स्थित है? याद रखेंगे, ये बैलाडीला की पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है। ढोलकल महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? फरसपाल पर आयोजित किया जाता है। फरसपाल में, या दंतेवाड़ा जिला फरसपाल नामक गांव में ढोलकल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ढोलकल गणेश मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 3 फीट है। गमावाड़ा स्मारक किससे संबंधित है? मृतकों की स्मृति से संबंधित है। छूलो आसमान कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज। दशहरे पर दंतेश्वरी माता की कौन सी गतिविधि होती है? ठीक है, दशहरे पर दंतेश्वरी माता की कौन सी गतिविधि होती है? खासकर याद रखेंगे, माता रथ में नगर परिक्रमा करती है। दंतेश्वरी माता किस दर्शन के लिए दर्शन के लिए किस दिन बाहर आती है? अगर बाहर लाया जाता है पूछेंगे तो अष्टमी याद रखेंगे। किस विशेष अवसर पर मां दंतेश्वरी को गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है? खासकर दशहरा और फाल्गुन मड़ई के समय। इंद्रावती नदी की प्रवाह दिशा क्या है? पश्चिम की ओर, क्योंकि ये पूर्व से एंट्री करती है ओडिशा कालाहांडी, और ऐसा होते हुए पश्चिम की ओर बहती है और गोदावरी में जाके इसका विसर्जन होता है भद्रकाली नामक स्थान पर। इंद्रावती नदी को बस्तर में किस नाम से जाना जाता है? जीवन दायिनी के नाम से जाना जाता है। डंकिनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? डांगर डोंगरी क्षेत्र। दंतेवाड़ा जिले का गठन किस वर्ष हुआ था? 1998 में हुआ था। दंतेवाड़ा जिले का नाम परिवर्तन कब 2003 में रख के क्या किया गया? दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के नाम से जाना जाता है दंतेवाड़ा जिला को। इसका नाम परिवर्तन हुआ था 2003 में, जैसे उत्तर बस्तर कांकेर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, तो दोनों का नाम चेंज हुआ था। NH 163A की लंबाई कितनी है और यह किस जिले में? 12 किलोमीटर और दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत आती है। बोध घाट परियोजना किस नदी पर स्थित है? बोध घाट परियोजना इंद्रावती नदी पर स्थित है। इंद्रावती नदी पर स्थित प्रमुख जलप्रपात कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात। शंखनी नदी किस नदी से मिलती है? शंखनी नदी, ठीक है, जो कि डंकनी से मिलती है। ठीक है, एक्चुअल में देखा जाए तो शंखनी डंकनी से ही जाके मिलती है ना। डंकनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? डंकनी नदी का उद्गम स्थल अगर आपसे पूछे तो डांगर डोंगरी क्षेत्र आपको याद रखना है। बस्तर दशहरा के प्रारंभकर्ता कौन है? पुरुषोत्तम देव है। बस्तर दशहरा की शुरुआत कब होती है? खासकर श्रावण अमावस्या के समय इसकी शुरुआत होती है। बस्तर दशहरा कितने दिनों तक मनाया जाता है? 75 दिनों तक मनाया जाता है। बस्तर दशहरा का प्रारंभ किस दिन होता है? याद रखेंगे, श्रावण अमावस्या के दिन होता है। बस्तर दशहरा का समापन कब होता है? अश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन इसका समापन होता है। प्रमुख रस्म कितने दिन तक चलता है ये जो बस्तर दशहरा? यहाँ पे क्वेश्चन पे जो याद रखेंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बस्तर दशहरा के बारे में पूछा जा रहा है। बस्तर दशहरा में कुल प्रमुख जो रस्म होते हैं, कुल 13 दिनों का यह रस्म होता है। बस्तर दशहरा का पहला कार्यक्रम क्या होता है? पाट जात्रा होता है। ये यात्रा नहीं होगा, पाट जात्रा, पाट जात्रा, ये यात्रा नहीं होगा, जा होगा, जात्रा। ठीक है। अंतिम रस्म कौन सा होता है? अंतिम रस्म बात करें तो मुरिया दरबार इसका अंतिम रस्म होता है। तुपकी का उपयोग क्या किया जाता है? भगवान जगन्नाथ को सलामी देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, तुपकी का निर्माण किस जनजाति द्वारा किया जाता है? विच ट्राइब मेक्स द तुपकी? तुपकी की बात करें तो धुरवा और भतरा, ये मवरा नहीं होगा, ये होगा भतरा। धुरवा एवं भतरा जनजाति के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है तुपकी का। इसी तुपकी का इस्तेमाल भगवान जगन्नाथ को सलामी देने के लिए किया जाता है। बस्तर दशहरा का प्रारंभ किसने किया था? पुरुषोत्तम देव। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बस्तर दशहरा रथ खींचने वाली रस्सी कौन से गांव के लोगों द्वारा बनाया जाता है?
ये जो खासकर जो करंजी, सोनापाल और सोनाबाल और केशपाल के जो क्षेत्र के ग्रामीण लोग इस बस्तर दशहरा की रस्सी बनाने का कार्य करते हैं। तुपकी का निर्माण किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? धुरवा एवं भतरा जनजाति के द्वारा किया जाता है तुपकी का। विच ट्राइब्स कंस्ट्रक्ट द तुपकी यूज्ड इन बस्तर दशहरा? पाट जात्रा, ये पाट यात्रा नहीं है, ये होगा पाट जात्रा। ठीक है, बस्तर दशहरा का पहला जो रस्म है वो कहलाता है पाट जात्रा। और पाट जात्रा में क्या किया जाता है? रथ निर्माण, जो रथ निर्माण की लकड़ी की पूजा की जाती है। लकड़ी लाने की जिम्मेदारी किन गांवों की होती है? अगर आपसे पूछे तो खासकर अगरवारा और कचोरा पाटी गांवों की जिम्मेदारी होती है लकड़ी लाने की। अगला क्वेश्चन, रथ बनाने वाली बढ़ई किस गांव से होते हैं? झार उमर गांव से ये होते हैं। रथ बनाने के लिए मैंने बहुत अच्छे से बस्तर दशहरा को समझाया है, जिसमें हर एक कार्यक्रम को समझाया कि कैसे कैसे होता है, तो आप मेरे सेशन से देख सकते हैं। डेरी गडई रस्म, जिसमें लकड़ी को टहनी को गाड़ा जाता है, सिरहासार जगदलपुर भवन में उसी को, ठीक है, सिरहासार भवन जगदलपुर में साल वृक्ष की दो टहनी को गाड़ा जाता है। सिरहासार भवन जगदलपुर में पहली बार इसी भवन में, ठीक है, 1834 के आसपास जो मेरिया दरबार का, मेरिया समाज का या मुड़िया समाज का बैठक हुआ था इसी भवन में। ठीक है, काचन देवी की गद्दी को किससे बनाया जाता है? बेल बोटे के कांटों से बनाई जाती है काचन देवी की गद्दी। बस्तर दशहरा की शुरुआत किस देवी की पूजा से होती है? याद रखेंगे, काचन देवी की पूजा से होती है बस्तर दशहरा की शुरुआत। रैला पूजा किस जाति की महिलाएं करती हैं? खासकर हल्बा जाति की जनजाति महिलाएं जो है पूजा करती हैं। जोगी बिठाना किस समुदाय से संबंधित है? याद रखेंगे, जोगी बिठाने के समय 9 दिन का उपवास रखा जाता है, तो ये खासकर हल्बा जनजाति। ठीक है, मावली परघाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? मावली देवी का स्वागत करना। मावली परघाव यानी निमंत्रण देना। परघाव का अर्थ होता है देवी देवताओं को निमंत्रण देना। और कौन सी देवी देवता? मावली देवी देवताओं के जो है देवी हैं, उनका निमंत्रण स्वागत करना। रथ परिक्रमा में कितने पहियों वाला रथ का उपयोग होता है? 4 और 8 पहियों वाला रथ उपयोग होता है। मावली देवी को कहाँ से लाया जाता है? खासकर दंतेवाड़ा से मावली देवी को लेके आया जाता है। संविधान मंदिर की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 26 जनवरी, हाँ सॉरी, ये जो 6 अक्टूबर, यहाँ याद रखेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, 6 अक्टूबर 1992 में खासकर संविधान मंदिर की स्थापना की गई थी। जगदलपुर, बस्तर जिला जगदलपुर क्षेत्र के अंतर्गत मावली भाटा, जो कि बुरंगपाल में ये मंदिर स्थापित है। और खासकर 5वीं अनुसूची के प्रावधान लिखे गए हैं। आर्टिकल जो अनुसूची है इसके बारे में लिखे, अनुसूची के प्रावधान लिखे गए हैं। ग्रामीणों को 5वीं अनुसूची के बारे में अवगत कराने के लिए यहाँ पे लिखे गए। और यहाँ के ग्रामीणों ने डाइकन स्टील प्लांट का विरोध किया था कि आप यहाँ पे स्टील प्लांट नहीं खोल सकते। तभी जो वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के जो आदिवासी हैं वे अवगत हुए थे अपने कानून यानी संविधान से मिले अधिकारों से, वे अवगत हुए थे। ठीक है, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ मंदिर का निर्माण कराया गया। ठीक है, विद्रोह सफल हुआ, तो 6 अक्टूबर 1992 आज भी इस मंदिर की पूजा की जाती है। देश का एकमात्र संविधान मंदिर कहाँ पर है? बुरंगपाल। नारायणपाल मंदिर किन नदियों के संगम पर है? इंद्रावती और नारंगी के संगम पर, जो कि विष्णु मंदिर है यहाँ पर, खासकर सोमेश्वर देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। बस्तर जिले में भगवान विष्णु का एकमात्र मंदिर कहाँ पर स्थित है? नारायणपाल का प्राचीन नाम है नारायणपुर। स्थानीय लोग संविधान मंदिर को किस नाम से जानते हैं? गुड़ी के नाम से जानते हैं। किस संविधान मंदिर की बात कर रहा हूँ? बुरंगपाल संविधान मंदिर की बात कर रहा हूँ, याद रखेंगे। ठीक है, मावली भाटा, बुरंगपाल। देश का एकमात्र संविधान मंदिर बुरंगपाल, 6 अक्टूबर 1992 के इसकी स्थापना की गई। यहाँ संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधान लिखे गए हैं। स्थानीय भाषा में लोग इसे क्या कहते हैं? गुड़ी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय 2008 की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। बस्तर दशहरा की कुल अवधि कितने दिनों की होती है? 75 दिनों की होती है। श्री अमित मुखर्जी ने एनएमडीसी के अध्यक्ष के रूप में पद कब संभाला? 6 मार्च 2025 को उन्होंने पद संभाला एज अ चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर। इसका फुल फॉर्म होता है चेयरमैन, ठीक है, कम मैनेजिंग डायरेक्टर। याद रखेंगे, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में 6 मार्च 2025 को इन्होंने पद संभाला। और इस पद पर नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ऑर्डर के द्वारा इस पद पे नियुक्ति किया गया था अमित मुखर्जी जी का, याद रखेंगे। एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के सीएमडी के रूप में किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ऑर्डर। ठीक है, मुखर्जी को नियुक्त किस आदेश के तहत हुई थी? तो याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ऑर्डर के तहत। अंडर विच ऑर्डर्स was he appointed CMD of NMDC Steel Limited? Ministry of Steel Order।
अगला क्वेश्चन, एनएमडीसी ने अमित मुखर्जी नेतृत्व में फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितना लोहे अयस्क का उत्पादन किया? 45 मिलियन टन्स। आयरन ओर आउटपुट ऑफ एनएमडीसी इन फाइनेंशियल ईयर 2024 अंडर अमित मुखर्जी लीडरशिप। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ एनएमडीसी इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? बात कर रहे हैं एनएमडीसी का कितना प्रतिशत भारत सरकार के पास हिस्सा है? 60.79% अधिकार है। इन विच ईयर एनएमडीसी फाउंडेड? याद रखेंगे 1958। विच इज द ओल्डेस्ट माइनिंग प्रोजेक्ट ऑफ एनएमडीसी? किरंदुल की बात करें तो डिपॉजिट 14 इज द ओल्डेस्ट माइनिंग कॉम्प्लेक्स। एनएमडीसी की सबसे पुरानी खनन परियोजना पूछा जा रहा है आपसे, जो कि डिपॉजिट 14 किरंदुल क्षेत्र में। इसका शुरुआत कब हुआ था? 1968 में। व्हेन वाज द डिपॉजिट प्रोजेक्ट कमीशनड? ठीक है, बात करें प्रोजेक्ट 14 की, जो कि 1968 BIOM किरंदुल बेलाडीला में इस खनन परियोजना की शुरुआत की गई थी। डिपॉजिट 14 इन 1968। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन 2024 एनएमडीसी वाज हॉनर्ड विद द बेस्ट पीएसयू फॉर सीएसआर इन माइनिंग एंड मिनरल्स एट विच इवेंट? ठीक है, बात कर रहे हैं खनन और खनिजों में सीएसआर के लिए सर्वश्रेष्ठ पीएसयू का सम्मान किस कार्यक्रम? ठीक है, कार्यक्रम पूछा जा रहा है, इवेंट की बात कर रहे हैं, तो कौन से कार्यक्रम में दिया गया ये? खासकर ग्लोबल सीएसआर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड्स। खासकर वहाँ पर जो लोकल क्षेत्र में आप हॉस्पिटल बात करें, या फिर ट्रांसपोर्टेशन बात करें, रोड्स की बात करें, या फिर आप स्कूलों की बात करें, ठीक है, जो भी सामाजिक कार्य में इनका योगदान बहुत अच्छा रहा है एनएमडीसी का। इसी को देखते हुए ग्लोबल सीएसआर एक्सीलेंट एंड लीडरशिप अवार्ड ने इन्हें सम्मानित किया 2024 में। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड? 2016 में। अगर मैं बात करूं बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड, ये 4 कंपनियों से मिलकर बना है, एनएमडीसी, सेल, इरकॉन, ठीक है, और सीएमडीसी। तो इन चारों कंपनी से मिलकर बना है एक बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड, जो कि रावघाट से जगदलपुर कुल 140 किलोमीटर का जो रेल लाइन बिछाया जा रहा है इसके अंतर्गत। और इस कंपनी का अधिकार सबसे ज़्यादा एनएमडीसी के पास है, उसके बाद है आपका इरकॉन के पास, फिर सेल और सीएमडीसी। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सीएमडीसी का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन, बीआरपीएल द्वारा बनाई जा रही रेलवे लाइन की कुल लंबाई कितनी है? 140 किलोमीटर। यहाँ पे पूछा जा रहा है टोटल लेंथ ऑफ द न्यू रेल लाइन बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय बीआरपीएल, 140 किलोमीटर। बीआरपीएल में एनएमडीसी की बहुमत हिस्सेदारी कितनी है? तो 52% है एनएमडीसी का हिस्सा बीआरपीएल कंपनी में। यानी मान के चलिए अब बीआरपीएल कंपनी को बिठाया गया है, इसमें सबसे ज़्यादा अधिकार किसके पास है? एनएमडीसी के पास सबसे ज़्यादा अधिकार है, कुल 52%। और उसके बाद इरकॉन के पास इसका जो हिस्सा है 26%। ठीक है, इरकॉन होल्ड्स 26% ऑफ दिस कंपनी बीआरपीएल, एनएमडीसी होल्ड्स 52% ऑफ दिस कंपनी बीआरपीएल का। ठीक है, व्हाट इज द मेजॉरिटी स्टेक हेल्ड बाय एनएमडीसी इन बीआरपीएल? बीआरपीएल में एनएमडीसी की बहुमत हिस्सेदारी कितनी है? 52%। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सेकेंड हाइएस्ट शेयर इन बीआरपीएल विच इज इरकॉन और इट्स 26% होल्ड। ठीक है, इरकॉन होल्ड्स 26%, ठीक है, ऑफ बीआरपीएल। द फुल फॉर्म ऑफ इरकॉन की बात करें, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, जो कि खासकर रेलवे लाइन पे काम करता है, रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी पे काम करता है। व्हाट इज द रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेशन ऑफ बीआरपीएल? बीआरपीएल का पंजीकृत कार्यालय कहाँ स्थित है? अगर पूछे तो याद रखेंगे रायपुर। हाउ मेनी कंपनीज आर इन्वॉल्व इन द बीआरपीएल जॉइंट वेंचर? देयर आर 4 कंपनीज इन्वॉल्व इन द जॉइंट वेंचर बीआरपीएल। कौन कौन से, कितनी कंपनियां, संयुक्त तो उद्यम में कितनी कंपनियां शामिल है पूछा जा रहा है बीआरपीएल पर। ठीक है, बीआरपीएल में कितने कंपनियां शामिल है इस कंपनी को बनाने में? टोटल 4 कंपनी मैं आपको बता चुका हूं, कौन कौन सा? एनएमडीसी, इरकॉन, सेल और सीएमडीसी। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द जोनल एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम एट जगदलपुर स्टैब्लिश्ड? विच इज स्टैब्लिश्ड इन 1972। ठीक है, और जो एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम का जो इसका स्टैब्लिश किया गया है कहाँ पर? जगदलपुर में, याद रखना है आपको। छत्तीसगढ़ की पहली प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री किस जिले में लगाई गई है? खासकर बस्तर जिले में लगाई गई है। कहाँ पर? बाबू सेमरा नामक गांव पर। यह प्लांट कहाँ पर है? गांव में बाबू सेमरा गांव। मैं इसी प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ। जिला पूछे तो बस्तर याद रखना है, अगर आपको गांव पूछे तो याद रखना है बाबू सेमरा गांव में लगाया गया ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री। अगला क्वेश्चन, जगदलपुर का प्राचीन नाम क्या है? अगर आपसे पूछा जाए तो जगदुगुड़ा।
ठीक है। जगदू महारा से पुरुषोत्तम देव ने जमीन खरीदा और जगदलपुर शहर को बसाया, जिसे कहा जाता है चौराहों की नगरी। ठीक है, जगदलपुर शहर को कहा जाता है चौराहों की नगरी, चौराहों की नगरी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है अगर पूछे तो इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? कालाहांडी, ओडिशा। इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? कोटरी नदी। इसका मैंने ट्रिक बताया था। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने मेरा वीडियो सुना होगा क्लास में तो आपको बहुत अच्छे। देखिए, इंद्रावती क्या बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। क्या हो रही थी? बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। बोर हो रही थी तो क्या करी? कोंटे में बैठकर, कोंटे में बैठकर किया, कोंटे में बैठकर बढ़िया क्या खाई? नारंगी, नारंगी खाई। फिर बहुत बोर हो रही थी, क्या खाई? नींबू खा ली थोड़ा सा। अब कुछ ज़्यादा ही बोर हो रही थी तो गुड़ भी खा ली। ठीक है, अब नीचे से देखेंगे शंख, शंखिनी। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छा लिख देता है यार, मैं भी लिखने में आलसी कर रहा हूँ, आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसको थोड़ा लिख दिया जाए। ठीक है, ये हो गया आपका शंखनी। ठीक है, अब डंकिनी। ठीक है, चिंतावांगू, तालपेरू। ठीक है, ये दो नदियां बीजापुर से, ये दंतेवाड़ा क्षेत्र से, दंतेवाड़ा जिले से। अब देखिए, ये दली राजरा ऊपर से जो राजहरा की पहाड़ी से आती है कोटरी नदी। देखो, इंद्रावती बोर हो रही थी तो क्या खाई? नारंगी खाई, फिर नींबू खाई। बहुत ज़्यादा खट्टा हो गया तो क्या खाई? गुड़ खा ली। ठीक है, कोंटे में बैठ के। तो कोटरी नदी, गुडरा नदी, निबरा नदी, बोर्डिंग नदी, नारंगी नदी, उत्तरी जो इंद्रावती की उत्तरी ओर से आने वाली नदियों के नाम है ये। दक्षिणी ओर से बहने वाली जो इंद्रावती में आती है कौन कौन से? डंकनी, शंखनी, चिंतावांगू। इसी चिंतावांगू नदी के तट पर क्या है आपका? जो कि गुफा है, सकल नारायण गुफा। ठीक है, सकल गुफा। तो याद रखेंगे तालपेरू। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे प्रश्न, तो याद रखेंगे इनके जो नदियों के बारे में। और इसी कोटरी नदी जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी है, कोटरी नदी है। ठीक है, इसका नाम है कोटरी नदी। जिस किसी ने भी मेरा क्लास नहीं सुना है वहाँ से सुनेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा पिक्चर इंद्रावती नदी के बारे में। बस्तर के नारायणपाल स्थित विष्णु मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? सोमेश्वर देव प्रथम के द्वारा कराया गया था। इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में किस जिले से प्रवेश करती है? बस्तर जिले से। रिपीट हुआ है, थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे आपका क्वेश्चन। इंद्रावती नदी को बस्तर की किस उपाधि से जीवन दायिनी से जाना जाता है? निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए, यहाँ पर जो खासकर सोमेश्वर देव और जगदलपुर मंदिर का कोई वास्ता नहीं है, गलत है ये। गुंड महादेवी, गुंड महादेव और शिव मंदिर का कोई भी वास्ता नहीं है, जबकि गुंड महादेवी का वास्ता है आपके विष्णु मंदिर से और गंगा महादेवी का वास्ता है शिव मंदिर से, सोमेश्वर देव की प्रथम। ठीक है, गंगा महादेवी कौन थी? गंगा महादेवी सोमेश्वर देव की रानी थी। ठीक है, रानी थी किसकी? सोमेश्वर देव प्रथम की रानी थी। मैं इसी सोमेश्वर देव प्रथम की बात कर रहा हूँ। इनकी रानी कौन थी? गंग महादेवी। और गुंड महादेवी जो इनकी माता थी। रानी के अनुरोध पे इन्होंने बनाया था शिव मंदिर और माता के अनुरोध पे बनाया था विष्णु मंदिर, बहुत फर्क है। ठीक है, सोमेश्वर देव नारायणपाल विष्णु मंदिर किसके अनुरोध पर? गुंड महादेवी के अनुरोध पर, गुंड महादेवी के अनुरोध पर यह मंदिर बनवाया गया। और बत्तीसा मंदिर गंग महादेवी के अनुरोध पर, जो कि बारसूर का 32 खंभों पर टिकवा हुआ मंदिर गंग महारानी के अनुरोध पर किसके द्वारा? छिंदक नागवंश शासक सोमेश्वर देव प्रथम। मैं इसी शासक की बात कर रहा हूँ, इन्होंने 2 मंदिर बनवाए थे। ठीक है, और तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सही सुलमित जो सही आंसर क्या है यहाँ पर? सोमेश्वर देव प्रथम नारायणपाल विष्णु मंदिर। ठीक है, आपको सारा क्लियर होगा अगर आपने मेरा क्लास सुना है तो। कितना भी रट लो कोई फायदा नहीं, क्वेश्चंस घुमा के पूछेगा तो आप ही फंसोगे। ठीक है, अच्छे से बेसिक क्लियर रखो, बहुत आसान है। निर्माण कार्य विष्णु मंदिर नारायणपाल बस्तर किसके द्वारा? सोमेश्वर देव प्रथम के द्वारा। उनकी माता गुंड महादेवी के भगवान विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति को देखकर निर्मित करवाया था। किसने? सोमेश्वर देव प्रथम, जो कि छिंदक नागवंश शासक से संबंधित है। और ये कौन से जिले में है? बस्तर जिले में नारायणपाल। ये जो नारायणपाल विष्णु मंदिर है खासकर इंद्रावती और नारंगी नदी के संगम पर है नारायणपाल, याद रखेंगे खासकर। भगवान शिव की जी के जुड़वा मंदिर किस जिले में स्थित है? यह दंतेवाड़ा जिले में स्थित है और खासकर बारसूर में। और बारसूर में बत्तीसा मंदिर, उसी बत्तीसा मंदिर की बात कर रहा हूँ जिस सोमेश्वर देव प्रथम के द्वारा
बनवाया गया था सोमेश्वर देव प्रथम के द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था। छिंदक नागवंश शासक, जुड़वा मंदिर, बत्तीसा मंदिर, जुड़वा शिव मंदिर पूछे तो याद रखना है दंतेवाड़ा। निम्नलिखित युग में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये वो रिपीट हुआ है। दलपत देव की बात करें तो ये धवलपत नहीं है, ये दलपत देव है। दलपत, दलपत देव के शासनकाल में किसने बस्तर पर आक्रमण किया था? नीलू पंडित पर आक्रमण किया था। दलपत सागर झील का पुराना नाम क्या है? भोपाल ताल। श्री राम ने भूदेवी की पूजा कहाँ की थी? रामाराम में की थी। राम वन गमन पथ की कुल लंबाई कितनी है? 2260 किलोमीटर। राम की जी की ननिहाल कहाँ मानी जाती है? चंदखुरी रायपुर में मानी जाती है। राम वन गमन पथ योजना की शुभारंभ कब हुई थी? 22 नवंबर 2019 को इसका शुभारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किस क्षेत्र को कहा जाता है? अबुझमाड़ क्षेत्र को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। भाटागुड़ा बस्तर से किस तीर्थंकर से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? शांतिनाथ। जैन तीर्थंकरों की आराधना स्थल कहाँ कहलाता है? जगदलपुर। बत्तीसा मंदिर किस देवता को समर्पित है? बत्तीसा मंदिर शिव देवता को, जो कि जुड़वा मंदिर सोमेश्वर देव प्रथम, छिंदक नागवंश। बत्तीसा मंदिर के 2 गर्भगृहों में क्या शामिल स्थापित है? शिवलिंग स्थापित है। बत्तीसा मंदिर का निर्माण किसके लिए कराया गया था? गंग महादेवी के अनुरोध पर कराया गया था। और ये गुंड महादेवी के अनुरोध पर कौन सा मंदिर करवाया गया था? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये नाम कन्फ्यूजन है। गुंड महादेवी के लिए विष्णु मंदिर बना था, किसने बनवाया था? सोमेश्वर देव प्रथम। और गंगा महादेवी के लिए शिव मंदिर का निर्माण किया गया था, जो कि बत्तीसा मंदिर, जुड़वा शिव मंदिर कहाँ पर? बारसूर में, दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत। बात करें बत्तीसा मंदिर, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है बारसूर दंतेवाड़ा, सोमेश्वर देव प्रथम। इस मंदिर का निर्माण सोमेश्वर देव प्रथम ने अपनी रानी गंगा महादेवी के लिए करवाया था। यह भगवान शिव का जुड़वा मंदिर है, जिसमें 2 गर्भगृहों में 2 शिवलिंग स्थापित है। 32 खंभों पर टिका हुआ है यह मंदिर, ठीक है। और सोमेश्वर देव प्रथम के शासन को काल को कहा जाता है बस्तर का स्वर्ण काल कहा जाता है। बारसूर का बत्तीसा मंदिर किसने बनवाया था? सोमेश्वर देव प्रथम ने। वेदों में बस्तर को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण दिक् के नाम से जाना जाता है। दक्षिण दिक् शब्द किस प्रदेश का बोध कराता है? दक्कन प्रदेश का बोध कराता है। पाणिनि की अष्टाध्याय में पहली बार किस क्षेत्र का उल्लेख हुआ है? दक्षिण कोसल का उल्लेख हुआ है। आचार्य पाणिनि की बात करूँ, संस्कृत भाषा के जनक हैं। इनकी किताब अष्टाध्यायी 8 अध्याय वाली किताब में खासकर दक्षिण कोसल का उल्लेख है। देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, जब बात करूं ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल, तो वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, ना तो ऋग्वैदिक काल में। खासकर आर्यंस जब पूरा आक्रमण करके दक्षिण तक पहुंच चुके थे, आर्यंस का आक्रमण इस क्षेत्र में हो चुका था, तब पता चलता है दक्षिण कौशल का उल्लेख, इसमें हमको जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। और इसी अष्टाध्याय में लिखा गया दक्षिण कौशल के बारे में। और किसने लिखा है? आपके आचार्य पाणिनि ने, जो कि संस्कृत भाषा के जनक आचार्य महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का अर्थ होता है 8 अध्याय वाली किताब। अगला क्वेश्चन, रामायणकालीन ग्रंथों के अनुसार छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता है। राजा दशरथ का विवाह किससे हुआ था? जो कि राजा दशरथ का राज्याभिषेक हो रहा था, कहाँ? राजा दशरथ का राज्याभिषेक हो रहा था, तो उस समय क्या होता है, राजा भानुमंत को इनवाइट किया जाता है कि आप आइए हमारे राज्याभिषेक में, ठीक है। तो राजा भानुमंत राजा भानुमंत अपनी पुत्री भानुमति के साथ इस राज्याभिषेक में जाते हैं। और ये वही भानुमति है जिनको देख के राजा बड़े इनके साथ प्रेम में, मतलब मग्न हो गए, मुग्ध हो गए प्रेम में, और इनसे विवाह कर लिया गया। किसका? राजा दशरथ और भानुमति, इन दोनों का विवाह। इनका नाम है भानुमति और राजा दशरथ का विवाह होता है, ठीक है। अब देखिए राजा दशरथ का विवाह हो गया। अब विवाह होने के बाद जो राजा थे कौशल प्रदेश के भानुमंत, उनके कोई पुत्र नहीं थे, तो राजदुहिता यानी राजा की पुत्री होने के कारण जो रानी भानुमति को एक नाम दिया जाता है कौशल्या, माता कौशल्या। और ये माता कौशल्या का मंदिर, इन्हीं माता कौशल्या का मंदिर है चंदखुरी रायपुर में। याद रखेंगे, पूछता है माता कौशल्या का मंदिर कहाँ पर है, तो दंडकारनी का नाम किसके नाम पर पड़ा, पूछेगा अगर तो दंडक, ठीक है। माता कौशल्या का मंदिर कहाँ पर है? चंदखुरी रायपुर, ठीक है। तो दंडकारनी नाम आपसे पूछा जाता है, इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक के नाम पर पड़ा है दंडकारण्य। देखिए ये जो, अगर यहाँ मैप देखेंगे, ये जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है दंडकारण्य,
ठीक है, दंडकारणी इसलिए दंडक, जो कि इक्ष्वाकु के पुत्र थे दंडक, उनके नाम पर पड़ा है दंडकारणी, याद रखेंगे। रामायण के अनुसार छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा क्या मानी जाती है? कोसली। तो जो भी बच्चे, ये था लास्ट क्वेश्चन, जो भी बच्चे इस सेशन देख रहे हैं, मैं आपके लिए और क्वेश्चंस लेके आऊँगा। अभी बहुत सारा पढ़ाना बचा है, तो कृपया हमारे चैनल से बने रहें। जो भी अभ्यर्थी आपके साथ पढ़ रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनको ये चैनल के बारे में शेयर कीजिए। यहाँ पढ़ाया जा रहा है, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी लेके आता हूँ। और ऑन अ डेली बेसिस आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल में आप बेल आइकन को एक्टिवेट रखें, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ से क्विज़ देखने को मिलता है, इस क्विज़ सेक्शन पे जाके डेली अगर आप बोर हो रहे हैं, बढ़िया चाय वाय पी रहे हैं, नाश्ता वास्ता कर रहे हैं, मन किया कुछ देख लिया जाए क्वेश्चन, तो इस क्विज़ वाले सेक्शन पे आप आके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ भी मेंशन करता हूँ, सिर्फ क्लास के एमसीक्यू नहीं, और बाकी यहाँ पर भी मैं डेली अपडेट करता हूँ। जो भी बच्चे नहीं देखते हैं या फिर नहीं जानते हैं, क्विज़ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना आपका अच्छा रिस्पॉन्स होगा, मैं आपके लिए उतने अच्छे और वीडियोज़ बनाऊँगा। आने वाले समय में मैं लाने वाला हूँ बीजापुर का एनएमडीसी का जो स्पेशल क्लास है, उसमें पार्ट 2 पढ़ाऊँगा। बीजापुर ज़िले का पार्ट 1 चलेगा। साथ ही साथ आपका एक सुकमा ज़िले का थोड़ा सा बचा हुआ, उसको भी मैं कवर करूँगा। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं, मैं और भी लेके आऊँगा। और करंट अफेयर्स में अच्छे अच्छे योजना जो कि खासकर इस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, बस्तर जिला संबंधित या रायपुर संबंधित या एनएमडीसी के संबंधित कोई भी ऐसा चीज़ों को समझना होगा, कितना एनएमडीसी रॉयल्टी पे करता है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में, तो ये चीज़, हम सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा आप बने रहिए हमारे चैनल में और सभी दोस्तों से शेयर करें। अगर आपका सहयोग मिलेगा तो मैं और मेहनत करके आपके लिए लेके आऊँगा अच्छे तरह से क्लासेस। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आऊँगा आज का ये एमसीक्यू। अगला जब मैं एमसीक्यू लेके आऊँगा, इस एमसीक्यू के अलावा जो नए क्वेश्चंस रहेंगे 200 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के, उसको टारगेट करेंगे। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जो भी बच्चे हैं हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमें इस चैनल, जो कि हमारा ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप ईमेल कीजिए। याद रखें, हमारा कोई भी पेड कोर्सेस नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको निःशुल्क यूट्यूब में आइए हमारे चैनल पर, आप ज्ञान प्राप्त कीजिए, आपका प्रैक्टिस कीजिए एमसीक्यू क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।